हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी मनु भंडारी का ये उपन्यास है और काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और इसके लेक्चर यदि बात की जाए तो हमने 12 लेक्चर इसके कवर कर लिए हैं। लाइन बाय लाइन इस उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं और इसके हमने कितने पेज पढ़ लिए हैं वो भी मैं आपको बता दूं तो हमने 209 पेज इसके पढ़ लिए हैं और इसमें टोटल 265 पेज है। ठीक है, इनको हम लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट करेंगे। यदि बात की जाए तो ये उपन्यास आपको यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगा हुआ है। इससे पहले हमने 2 उपन्यास कंप्लीट किए हैं, तमस और शेखर एक जीवनी को भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब स्टेशन पर बंटी ने ही पापा को पहचाना। देखते ही हमेशा की तरह पापा ने लपक कर उसे बाहों में भर लिया और गोद में उठाकर ढेर सारे किस्सू दे दिए। फिर जोर से सीने में चिपक लिया। बंटी बेटा। बाहों में भींचे भींचे सीने से चिपके चिपके बंटी के मन में बहुत दिनों का जमा हुआ कुछ पिघलने लगा। अनायास ही आंखों में आंसू आ गए। उन्हें भीतर ही भीतर पीता हुआ वह गोद से नीचे उतर आया। इतना बड़ा होकर वह रोएगा भी नहीं, गोद में भी नहीं चढ़ेगा। पापा की पहले वाली बात याद आ गई। लड़कियों की तरह रोते हो। पापा दोनों कंधों से थामे उसे देख रहे हैं, पर जैसे पहले देखते थे वैसे नहीं, खूब घूर घूर कर देख रहे हैं। एकाएक लगा जरूर कहीं आगे पीछे से मम्मी की आंखें भी देख रही होगी। सब लोग उसे इस तरह क्यों देखते हैं, उसे जाने कैसा कैसा लगता है, डर सा। पापा उसी तरह देखते हुए उससे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर साहब एक तरफ खड़े हैं चुपचाप और अब डॉक्टर साहब हाथ मिलाकर घर चलने के लिए जिद कर रहे हैं। खूब खूब कुछ और भी कह सुन रहे हैं। बंटी एक तरफ खड़ा है चुपचाप। बंटी तुम घसीट कर ले चलो, पापा को देखो तो बात ही नहीं मानते। बंटी ने पापा की ओर देखा। पापा वैसे मुस्कुरा रहे हैं पर बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे कहीं मुस्कुराया जाता है? सारा चेहरा तो ऐसा सख्त सख्त हो रहा है। पापा भी कहीं प्रिंसिपल हो गए क्या? अभी भी नजरें बंटी के चेहरे पर ही टिकी हुई है। वो कहो बेटा, पापा से चलने के लिए। चलिए ना पापा, उसने सहमे सहमे स्वर में कहा। तो पापा की नजरों की चुभन और तीखी हो गई। बंटी और भी ज्यादा सहम गया। बात यह है, पापा डॉक्टर साहब से कुछ कह रहे हैं। एक क्षण को बंटी की आंखों के सामने धीरे धीरे रात का अंधेरा फैल गया और उसकी छोटी सी हथेली में से पापा का हाथ फिसलता ही गया। उसने घर के फाटक पर रह गए, वह और मम्मी अकेले अकेले। वह और डॉक्टर साहब लौट रहे हैं। पापा सर्किट हाउस उतर गए। उसे उतरने के लिए भी नहीं कहा। कितनी बातें करनी थी उसे पापा से। अब 4 बजे घर आएंगे तो वह क्या बात कर पाएगा? बंटी की बात से भी ज्यादा जरूरी पापा का काम है। पापा उसके लिए नहीं आए हैं, अपने काम के लिए। अब उसके लिए नहीं, अपने काम के लिए आए थे। थोड़ी देर पहले बंटी के मन में जो कुछ पिघलता था वह जैसे फिर जमने लगा। स्कूल भी नहीं गया और पापा भी नहीं ले गए। अब वह क्या करे? इस कमरे में, उस कमरे में, भीतर से बाहर, यूं ही। घर में वह मम्मी रहे अकेले अकेले। ऐसा बहुत कम होता है आजकल, पर जब भी होता है उसे अच्छा लगता है। तब मम्मी उसे प्यार करती है और थोड़ी देर के लिए पुरानी वाली मम्मी हो जाती है। आज भी तो दोनों ही है। वह कुछ न कुछ करता हुआ मम्मी के पास जाता भी है तो मम्मी बस एक बार उसकी ओर देखती जरूर है, फिर नजरें हटाकर कुछ करने लगती है जैसे कटी कटी फिर रही हो। वह पापा के पास से आया इसलिए मम्मी नाराज है, दुखी है। अच्छा है, हो नाराज, हो दुखी, अभी क्या
अभी क्या, वो तो वहीं घूमने लग गया। जब उनके साथ कलकत्ता चला जाएगा तब पता लगेगा। अब कहा कर तो देखे उसे किस कीमत जा, तब वह बताएगा। पर मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। 4:30 बजे के करीब पापा आए तो मम्मी ने ऐसे नमस्ते किया जैसे अजनबी को कर रही हो। जोत भी देख रही है। पापा को बंटी का मन हो रहा है कि पापा जोत से बातें करे, उसे प्यार करे, तभी तो जोत को अच्छे लगेंगे पापा। उसने कहा था कि मेरे पापा भी खूब अच्छे लगेंगे, पर पापा तो चाय की मेज पर गए तो ढेर सारी खाने की चीजें फैल गई थी। वे लोग जिस दिन इस कोठी में आए थे ठीक उसी तरह उस दिन डॉक्टर साहब मम्मी की खातिर कर रहे थे। आज क्या मम्मी पापा की खातिर कर रही है? बार बार लग रहा है कि कोई लंबा सा आदमी आएगा और दहाड़ता हुआ कहेगा, वाह वाह, आज खाने की मेज लग रही है। वहाँ अम्मी और जोत नए आदमी के सामने कैसे चुप चुप बैठे हैं, जैसे वह उस दिन बैठा था। पर आज भी तो वह चुप है। उसका बड़ा मन हो रहा है कि वह कुछ न कुछ बोलता ही रहे, जैसे अम्मी और जोत उस दिन बोल रहे थे, जैसे हमेशा बोलते हैं। पर पापा की नज़रें इस तरह गड़ी हुई है उसके चेहरे पर कि कुछ कहा भी नहीं जाता। फिर मम्मी भी तो चुप है। मान लो वह कुछ कहे और पापा जवाब ही ना दे तो जोत कहेगी, नहीं कैसे है तेरे पापा? पापा ही उससे क्यों नहीं कुछ पूछते बोलते? अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर भी खाने की मेज लगी ही नहीं। चाय के बाद मम्मी पापा को लेकर बैठने के कमरे में घुसी तो वहां भी पीछे पीछे लगा चला गया। मम्मी गर्दन घुमा घुमा कर इस तरह कमरे को देख रही है जैसे वे खुद बाहर से आई और पापा है कि कमरा देख ही नहीं रहे। मुझे खबर दे से मिली इसलिए बधाई भी नहीं दे भेज सका। मम्मी चुप। बंटी का मन हो रहा है कुछ बात करे। इधर उधर की कुछ भी। मम्मी पापा और उसने एक साथ नाश्ता किया, एक साथ कमरे में बैठे और वह इस समय को इस स्थिति को जैसे पूरी तरह महसूस करना चाहता था भीतर तक। पर अपनी जगह ऐसा जम गया कि ना हिला डुला जा रहा है ना कुछ बोला ही जा रहा है। एकाएक इच्छा हुई कि पापा से कहे, चलिए पापा हमें घुमा लाए। यहाँ तो रात तक भी बैठा बैठा रहा तो कुछ भी नहीं कहा जाएगा और ढेर सारी बातें जोत देख तो ले कि पापा उसे ले जा रहे हैं। वह सारी चीजें लिए जा चला आ रहा है और मैं उछल उछल कर उसकी चीजें देख रहा है। अरे यहाँ भी है बंटी भैया। वैसे तो मैंने लिखा ही था। यूं भी सवेरे से मुझे यह बहुत बात अधूरी छोड़कर पापा बंटी की ओर देखने लगते हैं। मम्मी एक बार बंटी की ओर देखती है, फिर पापा की ओर, फिर उसकी नजरें जमीन में गड़ गई। उनका चेहरा कैसा पीला पीला हो रहा है। अच्छा, अब मम्मी को पता लगेगा। बता दे पापा को कि मम्मी यहाँ आने के बाद उसे मारने भी लगी है। कभी उसके साथ नहीं सोती और खट खट उंगलियों का क्रॉस बन जाता है। बंटी तो अम्मी और जोत के साथ खेल बेटा। उसे हटा देना चाहती है। डर रही होगी ना कि बंटी सब बता देगा। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं जाएगा। पापा को सारी बात बताएगा। पापा उसी के लिए तो आए हैं। मम्मी की तो पापा से कुट्टी है। फिर वह टस से मस नहीं हुआ। पापा उसे देख रहे हैं पर जैसे उसका चेहरा नहीं देख रहे। चेहरे के भीतर और कुछ
देख रहे और मम्मी सहमी सहमी पापा को देख रही है। फिर अब स जाओ बेटे बाहर खेलो। इस बार पापा ने कहा तो बंटी भन्नाता हुआ चला गया। स्टेशन में गया तो बेटे इस समय हमें कुछ ज़रूरी काम है, शाम को हम आएंगे। अब की बार आए तो बेटे बाहर खेलो। फिर आए किस लिए यहाँ पर? कहीं अम्मी टिलटिली करता हुआ हवा में तैर गया। पर गुस्सा पापा पर नहीं मम्मी पर आ रहा है। पहले मम्मी नहीं थी तो सारे दिन पापा ने उसे कितना घुमाया। आज जरूर मम्मी ने कुछ और फिर जैसे पुराना सारा गुस्सा भी एक साथ उभर आया। कुछ ऐसा करे कि मम्मी को पता लगे। और जब थोड़ी देर बाद बुलाकर पापा ने प्यार से अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा हमारे साथ कलकत्ता चलोगे ना? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो मम्मी की ओर देखते देखते ही गुस्से में ऐसे बोला जैसे पापा को नहीं मम्मी को जवाब दे रहा हो, जरूर चलूंगा, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा। यह बात उसने 1000 बार मम्मी को कही तो कोई तो कहनी चाहिए थी। अच्छा मम्मी भी सुन ले। पापा ने उसे बाह में समेट लिया तो बंटी के मन में अभी का जमा हुआ गुस्सा जैसे बह आया। पापा ने से चिपका चिपका ही वहां रो पड़ा। पापा ने कसकर उसे सीने से चिपका लिया। रो मत बेटे, बंटी रो मत। और उनकी आवाज अपनी आवाज भी भीग गई। जाने कहां से देखती हुई मम्मी की आंखें बिल्कुल सूख गई। बिना आंसू की भीगी भीगी आंखें, सफेद चेहरा। अब पता लगेगा मम्मी को। पापा उसे घुमा रहे हैं, कलकत्ते के बारे में बता रहे हैं, पर बंटी कुछ सुन ही नहीं रहा है। वह सोच रहा है, सोच ही नहीं रहा, देख रहा है। मम्मी उसकी पलंग पर बैठी रो रो कर कह रही है, मत जा बंटी मत जा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकूंगी आज तक कभी। और मन ही मन में वे शर्तें तैरती है जो मम्मी के सामने वह रखेगा। मम्मी सब मानेगी तो वह रहेगा पक्का वाला प्रॉमिस। झूठ झूठ का बहकावा अब नहीं चलेगा। वह क्या जानता नहीं कि मम्मी उसके बिना रह नहीं सकती। डॉक्टर साहब, अम्मी, जोत, कोठी को बोटी सब ठीक है, पर बंटी। अच्छा बंटी, ये डॉक्टर साहब तुम्हें कैसे लगते? अचानक पापा ने पूछा और नजरें बंटी के चेहरे पर गड़ा दी। और बंटी की समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे। बस कहीं हल्के से डॉक्टर साहब का चेहरा उभर आया। फिर धीरे से बोला, अच्छे हैं। और ये सब उनके ये बच्चे। जोत तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझसे कभी झगड़ा भी नहीं करती। अरे ये पापा कैसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगा जैसे कहीं कोई गलती हो गई है, पर उसने तो किसी के बारे में कोई भी बुरी बात नहीं कही। अच्छा कांजी पियोगे तुम? पापा ने उसके बाद कुछ नहीं पूछा। रात में बंटी अपने पलंग पर लेटा लेटा बराबर राह देख रहा है कि कब मम्मी आती है और कब रो रो कर उसके सामने गिड़गिड़ाती है। रास्ते में सोची हुई सारी शर्तों को उसने फिर एक बार मन ही मन दोहरा लिया। जो अपनी एक सहेली के यहाँ गई है, अम्मी साथ साथ टंगा हुआ चला गया। अकेले लेटे लेटे बंटी का समय ही नहीं कट रहा है। यूं सामने एक किताब खोल रखी है, पर ध्यान तो सारा मम्मी अपने कमरे में है। डॉक्टर साहब के साथ जरूर रही होगी। हो सकता है डॉक्टर साहब से कह रही होगी कि वे समझाइए। सोचती होगी कि मैं उनसे डर जाऊंगा। अब तो पापा है, अब तो मैं कहूंगा यह सब नहीं चलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके बाद क्या होता है, अगर कहीं डॉक्टर साहब समझाने आ ही गए तो उनको क्या जवाब देगा? यह तो सोचा ही नहीं है। कहीं उन्हें कोई जवाब नहीं देगा, पर कोई आ ही नहीं रहा है, हिम्मत ही नहीं हो रही है आने की। शायद इतने में जोत और अम्मी आए और सीधे मम्मी के कमरे में घुस गए। ये लोग कैसे उनके कमरे में घुस जाते हैं? जाने क्यों वह इस तरह कभी उस कमरे में घुस ही नहीं पाता। या तो कभी मम्मी ले गई, या तो गया है, या फिर छिपकर। थोड़ी देर बाद जोत आई और पूछा, तू कल अपने पापा के साथ कलकत्ते जा रहा है?
तो उस कमरे में यही सब बात हो रही है। हाँ, मेरे पापा लेने आए हैं, जाऊँगा नहीं मैं, बंटी इतनी ज़ोर से बोला कि मम्मी अपने कमरे में भी सुन ले। पता नहीं मम्मी ने सुना या नहीं, पर जोत ने सुन लिया और कपड़े बदलने चली गई। कहाँ तो मम्मी की आंखें उसके आगे पीछे घुमा करती थी, उसके भीतर तक का जैसे सब कुछ देखती रहती थी। अब आज क्या हो गया? उसकी आंखें भी इस तरह घूम फिर सकती तो वह भी देखता कि मम्मी क्या कर रही है, क्या कह रही है। थोड़ी देर बाद एकाएक मम्मी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी होगी। बंटी ने भरपूर नजरों से मम्मी को देखा और फिर किताब पढ़ने लगा, जैसे उसे किसी का कोई इंतजार नहीं है। धीरे धीरे मम्मी पास आकर बैठ गई। बंटी ने मन ही मन में जल्दी से एक बार सब दोहरा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी रोने लगे तो वह खुद भी रो पड़े। नहीं, रोना बोना बिल्कुल नहीं है इस बार। पर मम्मी कुछ नहीं बोली, बस उसका सिर सहलाने लगी। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। मम्मी नहीं, मम्मी रो तो नहीं रही, अब रोएं शायद। जब नहीं रोएं तो बंटी ने कहा, मैं कल पापा के साथ कलकत्ते जा रहा हूँ। मम्मी एकटक उसकी ओर देखती रही, जैसे उसकी बात का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हो या कि जैसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा हो। पर रो तो नहीं रही। मैं फिर कभी तुम्हारे पास जाऊंगा ही नहीं, पापा के पास ही रहूंगा हमेशा। मम्मी उसके बाल और गाल ही सहलाती रही, फिर धीरे से बोली, बंटी। बंटी जैसे अगले वाक्य के लिए तैयार। अब कहो कि मत जा, तेरे लिए क्या क्या लाऊं बेटे, तू अपनी पसंद की चीजें बता, वही सब। तो क्या मम्मी उसे रोक नहीं रही है? उसे सचमुच भी ही भेज रही है? उसके भीतर ही भीतर कुछ ऐंठने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं लूंगा। गल उसने जलती नजरों से मम्मी को देखा, मानो कह रहा हो, अब बोलो, अब रो। पर इस पर भी मम्मी नहीं रोई। सूखी आंखें और उससे भी ज्यादा सूखा चेहरा। डॉक्टर साहब है ना घर में, इसलिए नहीं रो रही है, डरती जो है कल देखना। और नहीं रोई तो क्या, वहाँ तो चला जाएगा पापा के साथ, खूब घूमेगा कलकत्ते में, नई नई चीजें देखेंगे। इतना बड़ा शहर है, घूमते घूमते मर भी जाओ तो खत्म ही ना हो। रात में वह पापा के साथ घूमता रहा, अजीब अजीब जगहों में। अचानक कहीं से मम्मी आ गई और उसे गोद में उठाकर रोने लगी, फूट फूट कर। वह मम्मी और पापा लौट रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पापा डॉक्टर साहब में बदल जाते हैं। वह घर भी पता नहीं कौन सा था। सवेरे आंख खुली तो वह अपने बिस्तर में था। दूसरे दिन भी मम्मी नहीं रोई, उससे एक बार भी नहीं कहा कि तू मत जा। तो बंटी खुद रो पड़ा, छिपकर बाथरूम में। नाश्ते की मेज पर सब चुप। जोत और अम्मी उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे जानते ही नहीं हो। डॉक्टर साहब और मम्मी मेज पर नजरें गड़ाए हुए भी जैसे उसे देख रहे हो। सब देखो पर कोई मत कहो कि मत जा। सब शायद यही चाहते हैं कि मैं चला जाऊं, मम्मी भी। और जैसे मन में कुछ उफनने लगा, गले में आकर कुछ ऐसा फंस गया, खाते नहीं बना, बस आंसुआई आंखों के सामने से एक बार फिर लाल तिकोन तिकोन तैर गया। ना मम्मी कॉलेज गई, ना उसे स्कूल भेजा। बहुत मन हुआ कि कह दे वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा। कल भी नहीं गया, आज भी नहीं, उसे पढ़ना नहीं है, उसे पढ़ना नहीं है। पर कुछ भी नहीं कहा गया। गला जैसे किसी ने भींच दिया है, गला नहीं, कहीं कुछ और भी जैसे भींच गया है। मम्मी चुपचाप उसका सामान जमा रही है, उसके कपड़े, उसके खिलौने। मन हुआ भड़बड़ाता जाए और एक एक कपड़ा बाहर निकाल डाले। नहीं जाएगा वहाँ कलकत्ते, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? 1 महीने बाद इम्तिहान नहीं है उसके, वहाँ रहा है कभी मम्मी के बिना? पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहा गया उससे। वह वह आंसू पीता हुआ इधर उधर घूमता रहा। मम्मी सामान जमाती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, आंसू भी जैसे भीतर जाकर जम गए। और जब सब कुछ जम गया तो मम्मी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके दोनों कंधों को पकड़कर पूछा, बंटी वहां जाकर मुझे बिल्कुल भूल तो नहीं जाएगा? चिट्ठी लिखेगा मुझे और देख
बेटे, यदि वहाँ मैं बिल्कुल याद नहीं करूँगा, मैं कभी भी चिट्ठी नहीं लिखूँगा, तो मेरी बाकी शब्द जैसे भीतर घुट कर रह गए। अब बोलो, अब रो। और मम्मी की आंखें सचमुच ही छलछला आई, पर वे कुछ नहीं बोली, चुपचाप लौट गई। पापा को लेने के लिए कार गई हुई। बंटी का सारा सामान तैयार है। सामान के ऊपर 3-4 पैकेट रखे हुए हैं। मम्मी ने लाकर रखे हैं, वह बिल्कुल नहीं ले जाएगा। मम्मी कहेगी तब भी नहीं। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। बंटी, तू गर्मी की छुट्टियों में यहीं आ जाना, हम लोग फिर चाची अम्मा के पास चलेंगे। वह एक क्षण तक जोत का चेहरा देखता है, फिर कहता है नहीं, मैं क्यों आऊँगा यहाँ, मुझे नहीं जाना कहीं, मैं तो वहीं घूमूंगा छुट्टियों में। और उसे लगता है जैसे वह जोत से नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा है। अब तो सचमुच सचमुच वह कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं। क्या समझ रखा है मम्मी ने उसे? आपने तो बड़ी देर कर दी, हम तो कभी से राह देख रहे हैं। आपके साथ बैठने का तो बिल्कुल समय मिला ही नहीं। पापा भीतर नहीं आ रहे। आई एम सो सॉरी। बस कुछ ऐसा हो गया कि फिर कोट की बाह सरक कर खड़ी देखते हुए बोले, अब तो एकदम गाड़ी का समय हो गया है। बंटी, तैयार हो ना बेटे? तो बंटी दौड़कर पापा के पास आकर खड़ा हो गया। भीतर ही भीतर सहमा हुआ ऊपर से जैसे सदा हुआ है। सब देख ले कि उसे भी खूब खूब प्यार करने वाला पापा है। उसे ले जा रहे हैं अपने साथ, कोई मत रखो उसे यहाँ। मम्मी अभी भी नहीं आ रही। पापा की नजरें भी शायद उन्हीं को ढूंढ रही है। मम्मी क्या निकलेगी ही नहीं? बंसीलाल सामान जमाने लगा तो बंटी ने वे पैकेट निकाल कर अलग कर दिया। अरे, ये तो तुम्हारे लिए ही लाए हैं बेटा, तुम ले जाओ। बंटी कुछ नहीं बोला। सचमुच उन डिब्बों को सीढ़ियों के एक किनारे पर रख दिया। पापा ने एक बार घूर कर डॉक्टर साहब को देखा। डॉक्टर साहब का चेहरा जाने कैसा कैसा हो आया। तभी भीतर से मम्मी निकल कर आई। उन्होंने एक बार पापा की ओर देखा, फिर बंटी की ओर और फिर पैकेट की ओर। फिर धीरे से आगे बढ़कर उन्होंने बंटी को पकड़कर अपनी ओर खींचा और प्यार किया, पर बोली कुछ नहीं। बंटी छिटक कर पापा के पास चला गया और उनकी बाहों पकड़कर खड़ा हो गया, जैसे वह पूरी तरह यह दिखा देना चाहता हो कि वह पापा का बंटी बन गया और अब पापा के पास ही जा रहा है। गाड़ी में सब बैठे हैं, डॉक्टर साहब, अम्मी, जोत। बस मम्मी बाहर ही खड़ी रही। पापा ने डॉक्टर साहब की ओर देखा। सी इज वेरी अपसेट, और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ना चाहते हुए भी बंटी की नज़र मम्मी की ओर चली गई और उनका एक हाथ हिल रहा था और वे शायद रो रही थी। रोती हुई मम्मी पीछे छूट गई। कोठी कोठी का उजड़ा हुआ हाथ, कोठी के बाहर लाल तिकोन, सब पीछे छूट गए। स्टेशन और स्टेशन की भीड़, गाड़ी में बैठा, खिड़की से झांकता बंटी, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए डॉक्टर साहब, पापा, अम्मी, जोत और भी ढेर सारे लोग। डॉक्टर साहब के टूटे टूटे वाक्य आप उसकी खबर देते रहिएगा। यू नो शी इज, अगर बहुत परेशान हो तो बंटी भैया, हम भी कलकत्ता घूमने आएंगे। बंटी, मुझे चिट्ठी लिखना और इसके साथ ही बहुत सारा शोर, तरह तरह का, और एकाएक ही सारे शोर के ऊपर उभरता है। बंटी, मत जा बेटे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकूंगी। दौड़ती दौड़ती मम्मी चली आ रही है, बदहवास लाल आंखें, पर मम्मी जैसे उस तक पहुंच नहीं पा रही है। सिर्फ उनकी आवाज उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तभी गाड़ी चल दी और जो लोग आए थे वे भी छूट गए। हाथ हिलाते हुए डॉक्टर साहब, अम्मी और जोत धीरे धीरे सबके चेहरे घुल मिल गए और फिर एक बिंदु में बदलकर ओझल हो गई। उसके बाद क्या होता है, बिंदु में बदलकर ओझल होगी। फिर प्लेटफॉर्म भी भीड़ और शोर, शहर का हिस्सा, जाना पहचाना सब कुछ सरकता चला गया, छूटता चला गया, और थोड़ी ही देर में गाड़ी
खेत खलिहान और मैदानों की अनंत सीमा के बीच दौड़ने लगे। बंटी ने गर्दन भीतर की ओर मोड़ ली। सब अपरिचित चेहरे, इतने अपरिचित चेहरों के बीच जाने की ऐसी दहशत बंटी को हुई कि वह उठकर पापा के पास चला गया और उनसे एकदम सट गया। पापा ने बहुत दुलार से उसकी पीठ सहलाई। बंटी तो अपने आप ही जैसे आगे के शब्द तैर गए। वहाँ अपना घर होगा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। पर पापा पूछ रहे हैं, बिस्तर लगा दूं, दे दूं, तुम लेटोगे? इतने अपरिचित के बीच जैसे वह अपने आप से अपरिचित हो आया। बस बार बार नजर पापा की ओर उठ जाती है। इतने नए नए चेहरों के बीच पापा का जाना पहचाना परिचित चेहरा ही जैसे आश्वस्त करता है। मन हो रहा है कि उन्हें ही कसकर पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि पापा भी छूट जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर वह उन्हें छू लेता। कभी पापा पकड़ लेता, कभी हाथ पकड़ लेता, सॉरी। लेकिन रात में बंटी फिर उन्हें परिचित चेहरों और परिचित जगहों के बीच ही घूमता रहा। घूरती हुई मम्मी या उदास उदास मम्मी, चिढ़ाता हुआ अम्मी, प्यार करती जोत, गंभीर गंभीर डॉक्टर साहिब, सवाल समझाते हुए सर, साइलेंस साइलेंस भीबू, कैलाश, टीटू, यार बंटी कहाँ चला गया? बंसीलाल, लाल तिकोन, माली दादा, आम का पौधा, सभी कुछ तो उसके आसपास उसकी पहुंच के भीतर रोज की तरह। पर सवेरे आंख खुली तो फिर चारों ओर नए चेहरे। वह एकदम पापा के पास चला गया और दूसरे दिन जब हावड़ा पर उतरा तो लगा जैसे अपरिचितों के एक छोटे से दायरे में से उठकर किसी ने उसे अपरिचितों के एक बड़े से समुद्र में ही फेंक दिया है। कितनी भीड़, कितना शोर, सब कुछ कितना अनजान, अनचिन्हा। उसका मन एक अजीब सी दहशत में भर आया। उसने कसकर पापा की उंगली पकड़ ली। धक्के मुक्के के बीच में बराबर यही खटका लगा रहा कि अगर पापा की उंगली छूट गई तो फिर कहीं उसका पता ही नहीं लगेगा। पापा टैक्सी के लिए क्यों मैं जाकर खड़े हो गए। बंटी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस भक्कू भाई सी आंखों में वह पापा को देखे जा रहा है। तुम यहाँ बैठ जाओ। उसे शायद थका समझकर पापा ने उसे एक बॉक्स पर बिठा दिया। आसपास देखने को कितना कुछ है इस नई जगह में, पर वह तो जैसे सब ओर से सुन हो आया है। बस नजर इस तरह पापा पर टिकी हुई है मानो उसे किसी ने कहाँ वहां कील दिया हो। धूप में पापा की लंबी सी परछाई लेटी है, खूब लंबी सी। वह बैठा हुआ पापा को देख रहा है, पर मन हो रहा है कि जाकर हाथ ही पकड़ ले। पर पापा का हाथ छूटने से अजीब सी घबराहट हो रही है। आखिर वह आखिर वह उठा। पापा की बगल में जाकर उसने एकदम सटक कर उसने उनका हाथ पकड़ लिया और उसकी छोटी सी परछाई पापा की लंबी सी परछाई में ही घुल मिल गई। जस्टिफिकेशन? पर क्यों, किस बात के लिए, क्या किया है शकुन ने? अजय बंटी को ले जाना चाहते हैं और वह खुद जाना चाहता था। उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता था। इतनी कोशिश करने पर भी वह बंटी को इस घर में रचा पचा नहीं सकी। वह इसे अपना घर समझ ही नहीं सका। पता नहीं क्या चाहता था वह इस घर से, नहीं शायद शकुन से। तो यहाँ उसके बाद अजय ने भी न जाने क्या चाहा था उससे, वह नहीं दे पाई तो अजय उसकी जिंदगी में से निकल गया। अब बंटी भी कुछ चाहता था। पता नहीं बंटी ही चाहता था या अजय ही बंटी से उतर कर नए सिरे से फिर वहीं चाहने लगा था। तो तब वह उसे नहीं दे पाई। नहीं, यह उसका भ्रम है। अजय उससे कुछ नहीं चाहता। अजय उससे कुछ नहीं चाहता। वह अपनी भरी पूरी जिंदगी जी रहा है। उसने शकुन को काट दिया। शायद कोई कसक भी
बाकी नहीं है, पर जब शकुन ने अपने जीवन को भरा पूरा करना चाहा, अजय की कसक को भी धो पहुंचना चाहा, तो बंटी सब लोग केवल उससे चाहते ही है और वह उनकी चाहनाओं को पूर्ति रहे, यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ ना चाहे, जहाँ चाहती है वही गलत क्यों हो जाती है। ऐसा अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। एकमात्र रास्ता उसके लिए, बस वह कुछ नहीं चाहे, जहाँ चाहती है वहीं गलत क्यों हो जाती है। ऐसा अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है, केवल सूरज डूब उग कर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास न कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। कितनी सहज स्वाभाविक इच्छाएं थी और उसकी, फिर भी सब गलत केवल इसलिए कि वे उसकी थी। जहाँ जस्टिफिकेशन है समझ लो वहाँ गिल्ट है। आदमी अपने गिल्ट को जस्टिफाई ना करे तो शायद कभी किसी संदर्भ में, यहाँ डॉक्टर ने ही कहा था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको नोट कर लेना आपने। ठीक है, ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं आज के सेशन को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।